નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, લોકમંચ કાર્યક્રમમાં હું પીનલ આપ સૌનું સ્વાગત કરું છું। દર્શક મિત્રો, લોકમંચ કાર્યક્રમમાં કરી રહ્યા છે પાડોશી દેશ પાકિસ્તાનની પરિસ્થિતિની અને ચર્ચા એટલા માટે કરી રહ્યા છે કારણ કે પાકિસ્તાનની અત્યારની જે આર્થિક સ્થિતિ જોવા મળી રહી છે અને આર્થિક સ્થિતિ ખૂબ જ સંકટમાં જોવા મળી રહી છે અને પાકિસ્તાની અમુક આર્થિક વિશ્લેષકોનું એવું પણ માનવું છે કે 1971માં પાકિસ્તાનની જે આર્થિક સ્થિતિ ખરાબ થઈ હતી તેનાથી પણ વધુ ખરાબ સ્થિતિ અત્યારે પાકિસ્તાનની જોવા મળી રહી છે। શું કારણો છે? એવું તો શું થયું છે કે જેના કારણે પાકિસ્તાનમાં રહેતી ડીઝલની હોય કે પછી વાત વીજળીની હોય, બધા માટે પાકિસ્તાનીઓને અત્યારે ફાંફા મારવા પડી રહ્યા છે। પાકિસ્તાનની સ્થિતિની આજે ચર્ચા કરી રહ્યા છે। સાથે જ વાત ભારત દેશ અને પાકિસ્તાન બંનેની સ્થિતિની કરવામાં આવે કારણ કે જ્યારે પણ પાડોશી દેશ સાથે કોઈ સ્થિતિ જોવા મળતી હોય, કોઈ પણ પ્રકારની પરિસ્થિતિ ખરાબ થતી હોય ત્યારે ચોક્કસપણે તેના જે પણ પાડોશી દેશો હોય તેના પર થોડી અસર તો જોવા મળતી હોય। એની સાથે સાથે પાડોશી દેશ પાસેથી ઘણી અપેક્ષાઓ પણ લોકો જોતા હોય કે પછી જે પણ દેશની સ્થિતિ ખરાબ હોય તે હંમેશાથી પોતાના પાડોશી દેશો પાસેથી અપેક્ષા રાખતું હોય, ત્યારે આવામાં પાકિસ્તાન પોતાના પાડોશી દેશો પાસેથી શું અપેક્ષા રાખી રહ્યો છે અને શા માટે આ પ્રકારની સ્થિતિનો સામનો કરી રહ્યો છે, તમામ મુદ્દાઓ પર ચર્ચા કરવા માટે મારી સાથે पाकिस्तानના જ પત્રકાર આપણી સાથે જોડાયા છે જબ્બાર चौधरी जी। जब्बार चौधरी जी, आपका स्वागत है। हमारे साथ अपनी साथे जोड़ाया છે મનસ્વી થાપર जी અને સાથે જોડાયા છે જપન પાઠક પત્રકારો। आपने પણ स्वागत છે લોકમंच में। तो सबसे पहले जब्बार जी, जो जैसा कि जिस स्थिति के बारे में आज हम बात कर रहे हैं, पाकिस्तान की जो स्थिति देखने मिल रही है और जो अर्थव्यवस्था अभी देखने को मिल रही है, काफी समय से इस परिस्थिति का सामना पाकिस्तान कर रहा है। अभी क्या स्थिति देखने मिल रही है पाकिस्तान की? क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं, पेट्रोल हो, दूध हो, डीजल हो या बिजली हो, सभी चीजों के जो भाव हैं वहां पर जो महंगाई है बहुत ही ज्यादा देखने को मिल रही है। क्या स्थिति है अभी? देखिए यादव जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। फिलहाल पाकिस्तान की जो स्थिति है वो इतनी बढ़िया नहीं है और इसी वजह से ही आपको भी चर्चा करने का मौका मिल रहा है कि आपके पड़ोसी देश में जो है वो कुछ गंभीरता चल रही है। हमारे यहाँ जाहिर है, आपने बोला है कि पेट्रोल के दाम कुछ ज्यादा हैं, डीजल के दाम ज्यादा हैं, कुछ बिजली की कीमतें बढ़ी हैं और उसका कारण ये है कि पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है वो थोड़ी सी खराब हुई है, नीचे जा रही है और हमें दिक्कत पेश आ रही है कि हम पाकिस्तान चूंकि आईएमएफ के प्रोग्राम में है पिछले 2 साल से, तो उसमें जाहिर है कुछ उतार चढ़ाव आए। तो अभी जो 9th रिव्यू था पाकिस्तान में, जो आईएमएफ से जो एक ट्रांच लेने के लिए पाकिस्तान ने जो चीजें पूरी करनी थी उसमें कोई दिक्कतें थी। अभी वो पाकिस्तान ने जो है वो एक और 172 बिलियन के टैक्सेस जो है वो इम्पोज किए हैं और जीएसटी जो है पाकिस्तान में वो 17% था पहले फ्लैट तमाम चीजों पे, जितने भी हमारे घर में जो सौदा सलब जो चीजें आती हैं ग्रोसरी, उसमें 17% जीएसटी आयद किया जाता था, उसको 1% बढ़ा के 18% किया है। तो पाकिस्तान में महंगाई का जो एक कह लीजिए एक जो वेव है वो पूरे पाकिस्तान में इस वक्त आई है और इसमें कोई शक नहीं है, इसका कोई डिफेंस भी नहीं है कि पाकिस्तान के जो लोग हैं, पाकिस्तान की जो जनता है वो इस वक्त महंगाई से जूझ रही है। काफी जो है ना को वो कुछ कठिन हालात का सामना करने पड़ रही है। लेकिन क्या महत्वपूर्ण कारण आपको लगते हैं? पाकिस्तान की ऐसी स्थिति यहाँ पहली बार नहीं है, पहले भी ऐसा हो चुका है, लेकिन अभी वहां के जो निष्णांत हैं जो भी वो ऐसा बता रहे हैं कि इस बार की जो स्थिति है 1971 की स्थिति से भी ज्यादा खराब देखने मिल रही है। आपको कारण क्या लग रहे हैं जब्बार जी? आप खुद क्या मानते हैं? देखिए, मैं जो इसको जो कारण मानता हूं वो ये है कि पाकिस्तान में जो इस वक्त एक पॉलिटिकल क्राइसिस जो जन्म लिया है, पॉलिटिकल टर्मोइल जन्म लिया है, जो पिछले 10-11 महीने पहले पिछले साल अप्रैल में जो पाकिस्तान में जो सत्ता पलट हुआ था, इमरान खान साहब आपको पता है वो हुकूमत में थे, तो जो जो विपक्ष था उन्होंने अपना उसको उनके खिलाफ एक अदम एतमाद की जो मोशन थी, नो ट्रस्ट कॉन्फिडेंस मोशन जो थी वो पेश की उन्होंने, जिसपे वो कामयाब हो गए। अब सत्ता तो पलट गया, लेकिन ये जो इमरान खान साहब थे वो खामोश नहीं बैठे, उन्होंने रोड़े अटकाए, बहुत सारी चीजों को लेके एजुकेशन को शुरू कर दिया, स्ट्रीट पावर अपनी दिखाना शुरू कर दी। तो उसके बाद से जो टर्मोइल आया है पॉलिटिकल, इमरान खान साहब इस देश में जो है ना वो इलेक्शन की मांग कर रहे हैं, नए चुनाव की मांग कर रहे हैं, लेकिन जो जो हुकूमत में पार्टियां हैं वो चाहती हैं कि पाकिस्तान का जो 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 असेंबली का जो टेन्योर है वो उसमें भी 5-6 महीने बाकी हैं तो वो पूरा हो जाए, उससे पहले जो प्री मेच्योर इलेक्शन हैं वो ना करवाएं। बस झगड़ा इसी पे चल रहा है और इस झगड़े को लेके जो है ना इसमें जो जो जनता है
वो इसको फेस कर रही है। और ये जी स्थिति सिर्फ पॉलिटिकल जो है ना वो टर्मोइल की है, पॉलिटिकल क्राइसिस की है पाकिस्तान में। जी जी बाकी जी हालात इतने खराब नहीं है। पॉलिटिकल क्राइसिस अगर ओवर हो जाए तो ये जो स्थिति है ये बेहतर हो सकती है मेरे ख्याल में। जी जी जी। और सवाल आपसे पूछूंगी, क्योंकि जहां तक की जानकारी मिल रही थी कि पाकिस्तान की स्थिति जब इमरान खान की सरकार थी तब से ही कुछ बिगड़नी शुरू हो गई थी। इस पर बहुत सवाल और पूछूंगी, लेकिन मनस्वी जी आपको क्या लगता है, यहाँ पर जो बताया जा रहा है पाकिस्तान की जो स्थिति देखने मिल रही है पॉलिटिकल क्राइसिस, और जब भी किसी भी सरकार में ऐसे दो तरफी सरकार देखने मिलती है, जब दो मानसिकता देखने मिलती है अलग अलग, तब किसी भी देश की स्थिति खराब होने लगती है। क्या आपको भी ये कारण लगता है मनस्वी जी? नहीं, पाकिस्तान एज अ देश की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये रही है कि लैक ऑफ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। ये हम्म आज का क्राइसिस नहीं है, ये क्राइसिस है जब से दो देश आजाद हुए। ये हम्म 14 अगस्त को और हम लोग 15 अगस्त को इन इन इनकी लैक ऑफ जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, इनका संविधान बनने में कितने साल लग गए। इनका कंसंट्रेशन ये रहा कि भारत क्या कर रहा है, भारत को कैसे खराब किया जाए, भारत के साथ कंपटीशन करने के चक्कर में, चाहे वो कश्मीर का मुद्दा हो या टेररिज्म का मुद्दा हो, तो मल्टीपल फैक्टर्स ने पाकिस्तान की इकोनॉमी को खराब किया, जिसमें मेरे को तो नहीं लगता कि आम जनता को ये सारे पॉलिटिकल इश्यूज में कोई ज्यादा फर्क पड़ता होता होगा। पर ये सारा असर जो है हमको ये दिखने को दिखाई देता है कि जब पेट्रोल के रेट हैं या अनाज के रेट हैं, ये जो मार पड़ रही है, ये तो आम जनता की, पाकिस्तान की लोगों को खानी पड़ रही है। तो ये चीज जो है पाकिस्तान का आज का नहीं है, 75 ईयर्स का इतिहास है, जिसका रिजल्ट आपको अभी दिख रहा है। जो इकोनॉमी टूट रही है वो रिजल्ट आपको अभी दिख रहा है। इसमें रीसेंट प्राइम मिनिस्टर या उनको अगर हम बोलें कि वो ब्लेम गेम उनके ऊपर डाल दें, जरूर उनको संभलना चाहिए, समझाना चाहिए था एक दूसरे के साथ। अभी पाकिस्तान उनके लिए, क्योंकि उनका देश है, उनके लिए पहले होना चाहिए था, पर हम्म उनके लिए राजनीति पहली है। और यही कारण है इनका जो लैक ऑफ प्लानिंग है। जैसे हमारे देश में जब पहला संसद बना तो हम लोगों ने प्लानिंग कमीशन बनाया, हमारे देश में रेगुलर टाइम इलेक्शंस होते थे, तो हम लोग एक तरीके से आगे बढ़ता हुआ देश है, हम लोग डेमोक्रेसी को बनाते गए, वो टेररिज्म को बनाते गए। तो ये फर्क के चक्कर में क्या हो गया है कि अभी पाकिस्तान बहुत ही ज्यादा अंदर से टूट गया है। अब हम्म। बोलने के लिए तो बोल सकते हैं पाकिस्तान के लोग कि हम लोग खुश हैं, हम अच्छा है, पर रियलिटी ये है, पूरी दुनिया देख रही है कि नहीं, जो अभी तो मान पाकिस्तान की कंडीशन है। अभी तो मान रहे हैं ना, जवाहर जी भी खुल के बोल ही रहे हैं, भले थोड़ा थोड़ा करके, लेकिन वो अपनी स्थिति को बताने का प्रयास तो कर रहे हैं, क्योंकि छुपाए नहीं छुप सकते अभी ये स्थिति। हाँ, दुख की बात है पाकिस्तान के लोगों के लिए, दुख की बात है कि हमारा पड़ोसी देश, हमारे दूसरे भी पड़ोसी देश है जिनके साथ हमारे रिश्ते बहुत अच्छे हैं, पर एक ही ऐसा देश है जिसके रिश्ते हर देश के साथ खराब है, और दूसरा टेररिज्म का इंक्यूबेशन सेंटर बना हुआ है। और आज भी उनको समझ नहीं आती, आज भी पक्ष विपक्ष की लड़ाई में अपने देश को वो बर्बाद कर रहे हैं। और यही कारण है जनता पाकिस्तान की, जैसे भी आप देखिए, ये सारे जो पूर्व प्राइम मिनिस्टर्स थे या इनके बच्चे थे या जनरल्स थे आर्मी के, इन सबके लेविश बंगले हैं, इन सबके लेविश लेविश बिजनेसेस हैं, दुबई में है, मिडल ईस्ट में है, यूरोप में है। तो यहाँ से पाकिस्तान का पैसा उन लोगों ने यहाँ वहां साइफन किया। करप्शन रैम्पेंट है पाकिस्तान में, टेररिज्म है, बहुत सारी चीजें हैं। एक चीज से फर्क नहीं पड़ता, एक इलेक्शन से कोई फर्क नहीं पड़ता। रियलिटी ये है, मल्टीपल टाइम्स पाकिस्तान गिरा है, और गिरने के बाद उसने खुद को ठीक करने की कोशिश नहीं की है, उन्होंने दूसरों की तकलीफों को बढ़ाने की कोशिश की है। भारत बड़ा देश है, 130 करोड़ की आबादी है, पाकिस्तान हमारे सामने छोटा देश है, पर फिर भी अननेसेसरी कंपटीशन आज से नहीं, जब से अलग हुए तब से जी अननेसेसरी जी कंपटीशन जी, कर रहे हैं, जवाहर जिसमें जी आपके नुकसान पास उनको ही हो जरूर रहा से है। आऊंगी मैं। जी 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 दो जी दो जी, बिल्कुल दो आपको मौका दिया जाएगा। जी जी जी, दो जवाहर बातों जी। जी जी, दो बोलिए बोलिए। मैं रिस्पॉन्ड कर दूं। जी जी जी, जल्दी से जी। मनस्वी जी ने बोला कि हमारा जो है वो क्या कहते हैं, शुरू से ही बहुत हमारा संविधान जो है वो पता नहीं कब बना, और हिंदुस्तान का तो इनकी इनकी इतला के लिए अर्ज है कि हमारा इन्होंने हिंदुस्तान का जो संविधान था वो 1949 में बन गया, और हमारा संविधान जो था वो 1956 में बना। मतलब 6 साल हम इनसे पीछे रह गए संविधान बनाने में। तो मनस्वी जी आप मुझे ये बताइए कि आपका देश तो अपनी जगह पर मौजूद था, लेकिन पाकिस्तान में इतनी बड़ी माइग्रेशन हुई हिंदुस्तान से उस समय, कि हमारे यहाँ पे लोगों को, पहले जो लोग माइग्रेट करके, आप संख्या निकाल लीजिए कि जी हमारी तरफ से माइग्रेट करके कितने लोग आपकी तरफ गए थे, और आपकी तरफ से माइग्रेट करके कितने लोग पाकिस्तान आए थे। तो यहाँ जी पे उस को संभालने के लिए हमें पहले उनको रिहेबिलिटेट करने के लिए, उनको बसाने के लिए पहले जी जी, जरूरत जवाहर जी जी, बिल्कुल से ये मुद्दा अभी संविधान अभी बनाने ये की जरूरत विषय, थी। ये मैं जो विषय है, जवाब ये जवाब इस मुद्दे जवाब दे दूं बस। ये मुद्दा अभी विषय नहीं है, इसीलिए मैं
आप दोनों को ही रोकना चाहूंगी, क्योंकि मेरे को बस एक सेकंड का जवाब देना। जी मनोज जी। पीनल जी, देखिए क्या होता है कि मैं विदाउट रिसर्च करके नहीं आता, चाहे मेरे देश का सब्जेक्ट हो या किसी और मुल्क की बात जी हो। बिल्कुल। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, जिसको बोलते हैं 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन, जो जुल्फिकर अली भुट्टो के द्वारा ड्राफ्ट किया था, ये 1973 14 अगस्त को पार्लियामेंट में पाकिस्तान के पास हुआ। हम लोग आजाद हुए 1947 में अंग्रेजों से, और उसके बाद 1973 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन गया था। ये बाद में जी इस मुद्दे पर भी फिर कभी डिस्कशन जरूर से रखा जाएगा। जी जपन जी, रिसर्च कीजिए भाई। जपन जी, आपको क्या लगता है पाकिस्तान की ये जो स्थिति है ये किस वजह से, क्या आपको क्या लगता है कि सबसे ज्यादा क्या ऐसे रीजंस हैं जिस वजह से पाकिस्तान की आज ये स्थिति हुई है? आपको क्या लगता है जपन जी? देखिए, पाकिस्तान आईएमएफ की सहायता 1950 से ले रहा है और ये 9वां राउंड है। तो बार बार आईएमएफ की लोन पाकिस्तान लेता है और वो वेंटिलेटर की तरह, ऑक्सीजन की तरह थोड़े महीनों तक, थोड़े साल तक पाकिस्तान की गाड़ी चलाता है और फिर पाकिस्तान आईएमएफ के पास जाके खड़ा रहता है। जो लास्ट रिसोर्ट है, जब आपको कोई लोन नहीं देता विश्व में से, तो आईएमएफ के पास जाते हैं। आप इतनी बर्बादी के कगार पर जब आ जाते हैं, तब आप आईएमएफ के पास जाते हैं, लास्ट रिसोर्ट। और अभी भी पाकिस्तान आईएमएफ के दरवाजे पे खड़ा है, क्योंकि आज कोई भी बड़ा देश, चाहे यूएई हो, सऊदी अरेबिया हो, चाइना हो, इवन चाइना, वो पाकिस्तान को सहाय नहीं कर रहे हैं। अगर वो यूएई और सऊदी अरब भी चले गए तो उनको बताया गया कि आपको कंडीशनल सहाय मिलेगी, आपको जो हर बार दे देते हैं इस तरह की सहाय नहीं मिलेगी, एड नहीं मिलेगी, कुछ कंडीशंस अटैच होगी। तो पाकिस्तान की अभी ये हालत है कि 15-20 दिन चल सके उतना उसके पास डॉलर्स है जिससे वो फॉरेन से चीजें इंपोर्ट कर सके, क्योंकि आप जानते हैं कि पेट्रोल, गैस, दाल, कई सारी चीजें पाकिस्तान को फॉरेन से इंपोर्ट करनी पड़ेगी, तभी पाकिस्तान में गाड़ी चलेगी। लेकिन ये सब चीजें फॉरेन से मंगवाने के लिए पाकिस्तान के पास कुछ 15-20 दिन का, जहां तक मैं लेटेस्ट रिपोर्ट्स देख रहा हूँ, 15-20 दिन तक का फॉरेन करेंसी अब पाकिस्तान के पास पड़ा है। तो उसके बाद क्या होगा ये आप सोच सकते हैं, जो श्रीलंका में हुआ था कुछ समय के लिए। लेकिन श्रीलंका को मदद करने के लिए तो भारत भी आ गया था, रिस्ट्रक्चर लोन भारत ने कर दी थी। लेकिन पाकिस्तान के केस में चाइना भी अभी लोन रिस्ट्रक्चर नहीं कर रहा है। वो भी कह रहा है कि आईएमएफ एक बार हरी झंडी दिखाए, उसके बाद ही हम पाकिस्तान को सहाय करने की दिशा में बढ़ेंगे। और ये चाइना है, और ये चाइना है कि जिसको पूरा सीपेक खोल के दिया है पाकिस्तान ने, और बदले में पाकिस्तान को कोई बड़े टेंजिबल गेन्स नहीं मिले हैं अभी तक। और चाइना से माल आने लगा है पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान में जो मैन्युफैक्चरिंग होता था माल का, जो वो एक्सपोर्ट करके फॉरेन करेंसी कमा सकता था पाकिस्तान, अब चाइना को ड्यूटी में सारी जो रियायतें थी, इसकी वजह से चाइना से इतना माल आ रहा है कि पाकिस्तान का जो लोकल मैन्युफैक्चरिंग है वो भी इससे इंपैक्टेड हुआ है। तो सीधी सी बात है कि आपको विदेश से ऑयल, दाल वगैरह चीजें खरीदने के लिए डॉलर्स चाहिए, लेकिन पाकिस्तान के पास डॉलर्स खत्म हो चुके हैं और इसकी वजह से फॉरेन से इंपोर्ट होने वाली सारी चीजें और उस पर डिपेंड होने वाली, जैसे पेट्रोल महंगा हो गया, गैस महंगा हो गया, तो ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो गया, इंपोर्ट कॉस्ट सारी महंगी, इनपुट कॉस्ट सारी महंगी हो गई, तो रोटी के भी दाम बढ़ गए। अगर गैस का दाम बढ़ गया तो अब आज वहां पे गैस में लोड शेडिंग है। वहां की जो महिलाएं हैं, मैंने एक वीडियो वहां का देखा था, वो कह रही है कि जब लोड शेडिंग ना हो तब हमें रसोई पकानी पड़ती है। यानी बच्चे को अगर सुबह स्कूल जाना है और तब हम चाहते हैं उसको नाश्ता बना के दे, लेकिन अगर गैस का लोड शेडिंग है और अगर रात को गैस दे रहे हैं तो रात को नाश्ता बनाना पड़ता है। तो गैस का भी वहां पे लोड शेडिंग है। इलेक्ट्रिसिटी पावर की तो आप बात ही मत पूछिए, पेट्रोल का भाव और गैस का भाव वो तो जाना मना है, रोटी के भाव बढ़े हैं, चिकन के भाव बढ़े हैं। तो पाकिस्तान अभी बहुत बड़ी मुसीबत में, और 15-20 दिन बाद क्या होगा जब फॉरेन करेंसी पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी, ये तो देखना पड़ेगा। बड़ी मुसीबत नहीं मानते हैं। और दूसरे भी काफी सारे सवाल हैं आईएमएफ मॉनिटरिंग की बात, और साथ ही साथ हमेशा पाकिस्तान देश के लिए तारणहार बनते हैं जो दो देश हैं, चाइना और सऊदी अरेबिया। क्या आप क्या कहना चाहेंगे, क्या वो देश भी अभी मदद के लिए नहीं आ रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं? देखिए, जपन जी ने कुछ जो चीजें बातें की हैं, मैं उनसे कुछ चीजों से सहमत हूँ, लेकिन एक बात ये है कि क्राइसिस है, लेकिन मेरा ख्याल है इतनी बड़ी गंभीर जो स्थिति है वो नहीं है जितनी के उस वक्त हिंदुस्तान पे आई थी जब मनमोहन जी वजीर खजाना थे हिंदुस्तान के। और इनको याद होगा, इनकी रिसर्च अच्छी है माशाल्लाह, और मुनस्सिर जी की भी बहुत रिसर्च करते हैं। उन्होंने मेरा ख्याल है इस पर भी रिसर्च करी होगी कि हिंदुस्तान के खजाने में उस वक्त कोई 90 करोड़ रह गए थे डॉलर। हमारे यहाँ तो अभी भी 3 अरब 3 बिलियन पड़े हुए हैं।
तो उस वक्त अगर हिंदुस्तान ने जो है वो अपना जो सोना पड़ा हुआ था अगर वो ब्लैक मार्केट में रख के कर्जे लेके और अपनी मईशत का वो सहारा दे दिया था, तो हिंदू पाकिस्तान की स्थिति उससे ज्यादा खराब नहीं है। खराब है लेकिन उतनी खराब नहीं जितनी आपके यहाँ मारामारी चल रही थी 19 में, जब सारा कुछ स्मगलिंग का आपको सामना था, जब आपको जो है वो जो मनमोहन सिंह जी ने जो रिफॉर्म करके हिंदुस्तान को एक गंभीरता से निकाला था। हमारे यहाँ भी लगे हुए हैं कोशिश करने। हमारे यहाँ अगले 4 दिन में IMF का जो हमारे पास जो जो ड्राफ्ट है वो साइन हो जाएगा। उसके बाद जो है वो पाकिस्तान में तो सुधार आ आपको जाएगा। लगता है कि आप इस स्थिति को उस स्थिति के साथ कंपेयर कर रहे हैं? आपको लगता है कि अभी जो वहां पर खाने के भी वहां पे हो रहे हैं, बिजली नहीं मिल रही है, उस स्थिति को आप इस सिचुएशन के साथ कंपेयर कर रहे हैं जब्बार? मैं कंपेयर नहीं कर रहा, हमारे यहाँ मैं कह रहा हूँ हमारी स्थिति उससे बेहतर है। मैं कंपेयर जी नहीं कर रहा हूँ। मनस्वी जी, कंपैरिजन ही नहीं है। आपके यहाँ तो ये अगर मुंबई में बैठे हैं जपन जी, वैसे तो मेरा गुजरात में है, लेकिन अगर ये मुंबई जाएं तो ये आजाद मैदान जो प्रेस क्लब मुंबई का रोड है उस पे चढ़ के जरा पैदल सफर करें। पैदल वहां पे फुटपाथों पे जो 3-3 नस्लें पैदा होके जवान होके वहीं मर रही हैं, उनको घर नहीं मिल रहा। ये चले जाए अगर दिल्ली में जाते हैं तो जरा पहाड़गंज से थोड़ा सा आगे बढ़ के जरा पुरानी दिल्ली की तरफ जाएं तो इनको पता चले हिंदुस्तान में क्या चीज है। जब्बार जी, अभी मनस्वी जी, जब्बार जी जिस तरह की जो सिचुएशन की बात कर रहे हैं, मुझे बट ऑब्वियसली जैसा कि उन्होंने कहा आपका जो रिसर्च है और हम तो यहाँ रह ही रहे हैं, तो क्या कैसी स्थिति में से हम बाहर निकले थे? मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम उस सिचुएशन में से बाहर निकले थे और जब्बार जी अगर ऐसा कह रहे हैं कि वो तो फिर भी बेहतर है, तो मुझे लगता है कि इस प्लेटफॉर्म से उन्हें थोड़ा आइडिया दिया जाए। जी जी बिल्कुल। नहीं पीनल जी नहीं दे सकते हम आइडिया। मैं आपको बोलूं, आपके पास, मेरे पास, जपन जी के पास, हमारे पास इतने रिसोर्सेस नहीं है कि पाकिस्तान को ये आइडिया दे सके। आज देखिए इतनी गंभीर स्थिति में भी, आज मुझे जब आपके GTPL से फोन आया था, मुझे गुजरात न्यूज से फोन आया था, मुझे लगा एक सीरियस टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे, हमारा पड़ोसी मुल्क है उसके बारे में डिस्कस करेंगे और हम लोग इकोनॉमिक क्राइसिस के बारे में डिस्कस करेंगे। नहीं, लेकिन बात तो भारत पे ही आ गई ना, बात तो वही आ गई। ये पाकिस्तानी आपने शुरुआत में कहा था नहीं तो वो तो जो जब्बार जी जो पाकिस्तान से है, उन्होंने इतना इसको कॉमेडी क्राइसिस को कैसे कॉमेडी में कन्वर्ट किया। अब आप जाइएगा मत, कॉमेडी नहीं होगी, हम तो इधर ही हैं। आपने शुरू की है तो आप पीनल जी इसको भुगतें। पीनल जी मेरे को बोलने दीजिए, जी को सुन लेते हैं पहले। जी जब्बार जी। हाँ, जी ये इतने क्राइसिस सिचुएशन में जो इनके देश की है, इनके देश की बात कर रहे हैं, उसमें भी इनको कॉमेडी नजर आती है, उसमें भी इनको ऐसा लगता है कि भारत के साथ कंपैरिजन करना है। आपको क्यों करना है भारत के साथ कंपैरिजन? आप खुद को आगे बढ़ाने की बात ही नहीं कर सकते? आप खुद के क्राइसिस को, मिलिटेंट्स को, मिलिटेंसी को, करप्शन को, टेररिज्म को, एम्प्लॉयबिलिटी, अनएम्प्लॉयबिलिटी के ऊपर पाकिस्तानी छोड़ के मिडल ईस्ट जा रहे हैं, पाकिस्तानी छोड़ के देश को भूलते जा रहे हैं, पाकिस्तान में कोई रहना नहीं चाहता। जो आपके प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट हैं वो कभी यूरोप में होते हैं, कभी मूड होता है इलेक्शन लड़ने आ जाते हैं, कभी उनका परिवार उधर होता है, कभी एक बीवी दूसरे देश में होती है, दूसरी बीवी तीसरे देश में होती है। तो ये सारी कोई सिंसियरिटी नहीं है। देखिए पीनल जी, रियलिटी क्या है कि आज की डिबेट की अगर हम पिछले कुछ 5 मिनट पीछे रिवर्स चले जाएं, जब जब्बार बात कर रहे थे, तो उस टाइम पे भी उनकी सिंसियरिटी अपने देश के ऊपर नहीं, उनकी सिंसियरिटी ये है कि मैं डिबेट में मनस्वी और जपन को कैसे मैं मुंह तोड़ जवाब दे दूं। ये मुंह तोड़ जवाब देने के चक्कर में हम लोग सीख नहीं पाते। देखिए इसमें क्या होता है, जब हम लोग जब सुनना नहीं चाहते, जब हम लोग इंटरफेयर करना चाहते हैं, हम अपना जवाब देना चाहते हैं, तो उस चक्कर में हम लोग ये नहीं देख रहे कि हमारे अंदर की प्रॉब्लम्स क्या है। यहाँ पर आपने ये भी देखा होगा कि जब मैंने शुरुआत की ना, तब ये जो मुद्दा यहाँ पर लिया है ना, तो ये मुद्दा अगर भारत देश में हमने लिया है ना, तो ये इसलिए नहीं लिया कि आप भारत देश के साथ कंपैरिजन कर सके या भारत देश पे सवाल उठा सके। हम ये मुद्दा ही इसलिए डिस्कस कर रहे हैं कि क्या स्थिति है, कैसे इसमें से बाहर आया जा सकता है। लेकिन आपके जवाब में जो चीजें दिख रही है वही करता आया है पाकिस्तान, शायद इसीलिए ये स्थिति देखने मिल रही है। देखिए मैंने पहले पीनल जी आपने जो सवाल किया, मैंने उसका पूरी तरह फेयर एनालिसिस पाकिस्तान का किया कि यहाँ पर इन्फ्लेशन है, वो अपना मामला खराब है, इकोनॉमी थोड़ी कमजोर है, लेकिन हम निकल आएंगे। ये मैंने आपको कहा, एक होप नजर आती है मुझे और होनी भी चाहिए। नहीं, लेकिन मैंने आपसे सवाल किया कि हमेशा से आपके जो तारनहार देश हैं, चाइना, सऊदी अरेबिया, जो आपको मदद करते हैं, वो इस बार क्यों नहीं मदद कर पा रहे? लेकिन आप घूम फिर के फिर आ गए भारत पे। वो करेंगे ना मदद, उन्होंने मदद करी है। जो डेट स्ट्रक्चरिंग की बात कर रहे हैं, लोन उन्होंने रीशेड्यूल किए हैं। यूएई ने जो अपना जो पाकिस्तान में जो रिजर्व था, उन्होंने उसको रीशेड्यूल किया है। उन्होंने सऊदी अरेबिया ने भी किया।
मसला ये है कि आप लोग ना पढ़ते नहीं है। ये सारे ये मनस्वी जी रिसर्च तो बहुत करते हैं, लेकिन ये कि डंडी भी मार जाते हैं यहाँ पर आके ना, जहाँ पे जरूरत होती है। हाँ, एक कंडीशन उन्होंने रखी है कि हम मजीद सहायता जो है वो तब करेंगे जब आईएमएफ भी आपको साइन कर देगा। तो बिल्कुल जायज है उनकी बात, ताकि कम से कम हम जो उनको पता हो कि हम पाकिस्तान के आईएमएफ के प्रोग्राम में हैं, तब जाके वो हमारी मजीद मदद कर सकेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। ये जो है वो जी, मतलब इस बार कंडीशंस है, जो कंडीशंस पूरी होगी उसके बाद आपको मदद मिलेगी, ये आशा रखी जा रही है अभी। जी अच्छा नहीं जी जपन जी, जी जपन जी, क्या लगता है आपको कि आईएमएफ से फिर से जो मदद मांगी गई है लोन की, और जैसा कि जानने मिला है कि काफी सारी शर्तें इस बार आईएमएफ ने रखी है, तो लगता है कि वो शर्तों के अधीन लोन मिल पाएगी फिर से इस बार? ये देखिए, जब्बार जी की बातें एक तरफ रखे हम, क्योंकि मैं बेस्ट ऑफ द माइंड्स परवेज हुडबॉय है, मिफ्ता इस्माइल है और एजाजुद्दीन सर है, एफएस एजाजुद्दीन, सबको पढ़ता हूँ और उनके वीडियोस भी मैंने देखे हैं। तो जब्बार जी की बात बाजू में रखे, लेकिन इन सब बेस्ट माइंड्स को अगर हम पढ़े और देखें तो वो लोग कह रहे हैं कि लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स पाकिस्तान में नहीं होंगे, तो ये आईएमएफ का एक लोन शायद मिल भी जाए इस बार का, लेकिन फिर से आईएमएफ के दरवाजे पे चले जाएंगे जब आईएमएफ के दिए हुए बिलियंस खत्म हो गए। अब आईएमएफ कितने बिलियन देने वाला है? 1 बिलियन, 2 बिलियन, 3 बिलियन आपको कितना असिस्टेंस देने वाला है, और उससे आपका गाड़ी आगे कितना बढ़ेगा? अभी 3 बिलियन में कह रहे हैं कि 15-20 दिन में फॉरेन करेंसी खत्म हो जाएगी। अभी वहाँ कराची पोर्ट्स पे सारे शिपमेंट्स पड़े हैं, फॉरेन में बच्चे पढ़ रहे हैं तो उनको पैसे नहीं भेज सकते आप डॉलर्स में, बैंक वहां की आपको रोक देती है कि फॉरेन करेंसी बाहर मत भेजिए, जो है यही रखनी है, हमें प्रायोरिटी सेक्टर हम तय करेंगे। तो ये सारी सिचुएशन है, उसमें अगर आपको आईएमएफ ने कुछ लोन दे भी दी तो वो कितने तक आपका घोड़ा दौड़ेगा? पहले से ही आईएमएफ से चल रहा है, तो फिर से अगर आपका एक्सपोर्ट नहीं बढ़ेगा इंपोर्ट से, आपकी मैन्युफैक्चरिंग, आपके प्रायोरिटी सेक्टर्स पे आपने ध्यान ना दिया और यही कश्मीर के राग आप आलापने लगे, यही इंडिया के खिलाफ, यही एजुकेशन आपकी चलती रही जिसमें मोहम्मद गजनवी को ग्रेट दिखाते हैं, ये तरह का एजुकेशन चला। ये परवेज हुडबॉय ने लिखा है डॉन में, मैं कोई अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, पाकिस्तानी है, इस्लामाबाद में रहते हैं, वहां के इंटेलेक्चुअल है। तो ये सारी बातें हैं कि आपका तवज्जो अगर एक्सपोर्ट कैसे हमारा बढ़े इंपोर्ट से ज्यादा, इस पे नहीं रहेगा तो फिर से आईएमएफ के दरवाजे पे पाकिस्तान खड़ा रहने वाला है। इसका कोई लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन नहीं है सिवा कि आप स्ट्रक्चरल, जैसे मैं आपको बताऊं कि इमरान खान ने ऑयल के प्राइसेस कम कर दिए थे पॉलिटिकल पॉपुलैरिटी के लिए, पॉपुलिज्म वाला जो पॉलिटिक्स कहते हैं उसके लिए। अब तब जो पाकिस्तान के लोग सऊदी अरब जाते थे, यूएई जाते थे, तो उनके वहां के राजद्वारी लोग जो है वो ताने देते थे कि हमसे सस्ता पेट्रोल तो आपके यहाँ हो जाएगा, जिस तरह से आप कट कर रहे हैं पेट्रोल के प्राइसेस सरकार को, यानी सरकार की तिजोरी को खतरे में डाल के। तो ये पॉपुलिज्म वाला जो पॉलिटिक्स है। अब आप देखिए पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस कितना घाटा कर रही है और उसके पेंशन में कितने रुपए जा रहे हैं। यहाँ पे तो एक डिसिसिव सरकार आई, स्टेबल सरकार आई, 10 साल में एक ही प्रधानमंत्री है, वहां पे 3 प्रधानमंत्री बदल गए, शायद 4 बदल गए। ये हमेशा से एक मुद्दा रहा है। यहाँ पे हमने एयर इंडिया का प्राइवेटाइजेशन कर दिया, वहां पे आप पीआईए का घाटा देखिए। तो कौन फॉरेन का मुल्क है इस तरह का आप घाटा, इस तरह का आप जो आपकी लेगेसी है, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म कर नहीं रहे और आपको पैसे देते जाएंगे, सहाय करते जाएंगे। चाइना भी नहीं दे रहा है आज तक। जी 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 जी, अभी समय हमारे पास कम है, लेकिन मेरा सवाल मनस्वी जी, आपको क्या लगता है पाकिस्तान चाहे जो भी स्टेटमेंट्स दे रहा हो और जैसी भी उसकी स्थिति अभी हम देख रहे हैं, भारत देश का रवैया क्या होना चाहिए, क्या है अभी इस सिचुएशन पे? मनस्वी जी देखिए, जनरली आपका जब भी जो पड़ोसी होता है उसके साथ आपकी सद्भावना रहती है, आप चाहते हैं कि वो पड़ोसी आपके साथ आगे बढ़े, आप उसकी ऊर्जा में अपना सहयोग दे। पर पाकिस्तान एक ऐसा डिफिकल्ट देश है जो खुद अपने घर को नहीं बना सकता, जिसका कंसंट्रेशन सिंस आजादी यही रहा है कि दूसरा जो बड़ा मुल्क है भारत, उसको कैसे नीचे करें। तो मुझे नहीं लगता भारत के लोगों में या भारत के प्रशासन में ऐसी कोई भी सहानुभूति पाकिस्तान की तरफ होगी। आज वो गिर रहे हैं या कुछ भी हो रहे हैं, तो ऐसा नहीं लगता कि हम उनकी इकोनॉमिक क्राइसिस में हम कोई योगदान करना चाहेंगे। ना ही हमारा कोई ऐसा उनके साथ प्यार या मोहब्बत का रिश्ता होगा या होना चाहिए जहां हम पाकिस्तान की सहायता करें। क्योंकि पाकिस्तान ने कभी भी जब भी उनको मौका मिला है या जब भी हम लोगों ने उनको माफ किया है, इन्होंने कभी भी अच्छी तरह से उसका रिवर्ट नहीं किया। इन्होंने हर बार उसका गलत पलटवार किया है, पीठ के पीछे छुरा भोंका है। तो इस चक्कर में अब 75 ईयर्स हो गए हमको पाकिस्तान का बिहेवियर देखते हुए, उनकी पॉलिटी और उनकी पॉलिटिक्स को समझते हुए। तो मुझे नहीं लगता कि विश्वास जो ट्रस्ट डेफिसिट है ना, आईएमएफ कितना भी पैसा दे दे, जी जी, जो भारत के साथ उन्होंने किया है
या कहीं अपने आजू बाजू लोगों के साथ किया है, जी, कोई भी ट्रस्ट इश्यूज देश की या वजह कोई से भी ये ऑर्गेनाइजेशन, लग रहा है। मुझे नहीं लगता कोई भी उनको सपोर्ट कर शहबाज, पाएगा। आपकी अंतिम प्रतिक्रिया, आप अपने पड़ोसी देशों से क्या एक्सपेक्टेशंस रखते हैं? इस स्थिति में से पाकिस्तान कब तक बाहर आ पाएगा? देखिए, जहाँ तक बात है पड़ोसी देशों में, तो ये आप भी जानते हैं, मनस्वी जी भी जानते हैं, मनस्वी साहब ने जितनी हिस्ट्री पढ़ी है वो सारी अपने ही जो हिंदुस्तान के प्रोस्पेक्टिव से लिखी गई है वही पढ़ रखी है इन्होंने। तो मैं इसमें मैं समय में आपकी नहीं हिस्ट्री क्यों बोलना। पढ़ूंगा? मेरे को जी। आपकी हिस्ट्री पढ़ के क्या मिलेगा? जी, आपकी तो बिल्कुल। हिस्ट्री खुद एक मिस्ट्री है। जी। प्रोस्पेक्टिव तो ठीक आपका कर सकते फ्यूचर हैं ना। आपका फ्यूचर तो खुद ठीक कर डाइसी सकते है। हैं ना। बांग्लादेश आपका कैसे बना है जब्बार जी? कल हम तो बाहर- रिसेंट कल हिस्ट्री में कल चले जा रहे कल हैं। पीनल जी, कल 71 पाकिस्तान में नहीं रहेगा। बांग्लादेश बना के रख कल दिया। पाकिस्तान नहीं रहेगा, कल तो शायद वो चाइना का हिस्सा हो जाएगा, मिडिल ईस्ट वाले इनको खरीद के चले बलूचिस्तान होगा, जाएंगे। गुजिंद अलग हमें भी होगा। यही ये लगता मतलब है कि इनका कोई हिंदुस्तान भरोसा शायद नहीं है। रहे। ऐसा मतलब समय यहाँ आज पर का थोड़ा दिन सा कम है। पाकिस्तान जब्बार जी, आपकी अंतिम प्रतिक्रिया लेना चाहूंगी। कब तक मैं- बाहर आ मैं- मुझे पाएंगे? नहीं लगता। पड़ोसी देशों से क्या एक्सपेक्टेशंस रख रहे हैं? हिस्ट्री तो मिस्ट्री है और फ्यूचर भी इनका बहुत डाइसी है। मुझे जी, लगता नहीं है पाकिस्तान मुल्क भी रहेगा। ये हाँ जी। चाइना हो जब्बार जी, जाएगा या फिर मुझे लगता है मिडिल ईस्ट के कोई लोग खरीद लेंगे इनको, शेख, मुझे ऐसा लगता है। वो तो आते हैं वहाँ पक्षियों का शिकार करने, यूएई के जी जी अभी जी आए जी थे। समय आए थे यहाँ पर अभी। थोड़ा सा कम है। और प्राइम मिनिस्टर को मिले भी मुझे नहीं, चले गए। मुझे मौका दीजिए महाराज। जी 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 मुझे अंतिम बात करने का प्रतिक्रिया खूब मौका जल्दी समय से। दीजिए महाराज। बिल्कुल बिल्कुल, अच्छा, हम ऐसा है आपको कि बिल्कुल हिंदुस्तान से तो मौका दे। ना हमारी कोई पहले कभी जिंदगी में कभी कोई रही है, कोई क्या कहते हैं, कोई उम्मीद या ख्वाहिश कभी रही है, कभी कोई आवश्यकता नहीं है हमारी हिंदुस्तान से तो कभी भी कि उनकी तरफ से कोई हमारी तरफ कोई बेहतरी की चीज आएगी। उनकी तरफ से तो हमारे पास कोई 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 कॉन्स्पिरेसी आ जाएगी, कोई साजिश आ जाएगी, कोई पुलवामा आ जाएगा, कोई उड़ी का नाटक आ जाएगा, कभी वो सबुटाज कर देंगे सार को, कभी कोई इस तरह की चीजों को, वो हमें आइसोलेट करने के लिए जितनी भी वो जाल चलेंगे वो चलते रहे। हमें तो बाकी जो देश है यकीनन वो हमारे साथ हैं, वो करेंगे और हमें इस स्थिति से जी जी, निकलेंगे। आशा रखती हूँ कि वो साथ दिखे। और जहां तक भारत देश की बात है, जैसे के साथ तैसा तो वो हमेशा से करता ही आया है। हमारा समय यहाँ पर समाप्त हो रहा है। आप सभी हमारे साथ जुड़े इसके लिए आपका खूब खूब धन्यवाद। मनस्वी जी, जब्बार जी और जपन जी, और आशा रखते हैं पाकिस्तान, जब्बार जी, बहुत ही जल्दी इस स्थिति में से बाहर आ पाए। आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए आपका खूब खूब धन्यवाद। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। તો આજે લોકમંચ કાર્યક્રમમાં વાત કરી છે પાડોશી દેશ પાકિસ્તાનની મુશ્કેલીઓની, તેની પરિસ્થિતિની, અને જે પ્રકારની સ્થિતિ અત્યારે જોવા મળી રહી છે, જે પ્રકારે મોંઘવારી ત્યાં જોવા મળી રહી છે, અને સાથે જ હંમેશાથી તારણહાર બનતા જે દેશો છે ચાઇના અને સાઉદી અરેબિયા, તેઓ પણ તેમને મદદ કરી શકશે કે કેમ, જે એક્સપેક્ટેશન્સ અત્યારે પાકિસ્તાનને છે તે પૂરી થશે કે કેમ તે પણ જોવાનું રહેશે, ને કેટલો સમય લાગશે પાકિસ્તાનની જે આ જનતા સહન કરી રહી છે અને જે અર્થવ્યવસ્થા ત્યાં પડી ભાંગી છે તેમાંથી પાકિસ્તાનને બહાર આવતા તે પણ જોવાનું રહેશે। લોકમંચ કાર્યક્રમમાં અત્યારે બસ આટલું જ। ફરીથી મળીશું એક નવા વિષયની સાથે, ત્યાં સુધી રજા આપશો। નમસ્કાર।